नमस्कार दोस्तों, BSCS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मध्य प्रदेश के पर्वत। अभी तक आप लोगों ने इतना तो जान रखा है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो पर्वत आते हैं, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा। भाई हमें भी पता है, लेकिन सही मायने में हम उन पर्वतों के बारे में कितना जानते हैं ये आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से पता चलेगा। फिर चाहे आप पीएससी दो, एसआई दो, पटवारी दो, कांस्टेबल दो या कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इस टॉपिक से पूरा निचोड़ आज आपके सामने कंसेप्शनल तरीके से रखा जाएगा और वो मैं रखूंगा अभी इसी क्लास में। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप लोगों के सामने है मध्य प्रदेश के पर्वत। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि पर्वत है कहाँ पे। मैं क्यों ना आप लोगों को पर्वतों की स्थिति पहले बता दूं। ठीक है, चलिए तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई पर्वत है कहाँ पे। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक मैप, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है भाई कोई सा भी चीज़ हो, चाहे वो टॉपिक हो या कोई सा भी क्वेश्चन हो या हेडिंग हो, यदि जब तक हम उसे देख नहीं ले। भूगोल का मतलब क्या होता है? भूगोल का मतलब रटना नहीं होता है भाई। भूगोल में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, वो वास्तविकता में है, वो वास्तविकता में है। तो हमें देखना है कि वो है कहाँ पे और क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना, चलिए करें स्टार्ट। ओके, तो मैं बना रहा हूं सबसे पहले एमपी का मैप दोस्तों। तो ये मैंने बना दिया एक मैप, हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब पर्वतों की बात होगी तो मैं सबसे पहले यहां पर बना रहा हूं दो पर्वत। देखना इस चीज को, एक बनाया मैंने यहां से इस प्रकार, ये इस कंडीशन में बना दिया। ठीक है ना, तीन श्रेणियां हैं, यहां पर भी देख लो। और ये कंडीशन है। ठीक है, देखो शॉर्टकट पढ़ने का कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा चीज़ों को कंसेप्शनल पढ़ने का प्रयास करो। ये माउंटेन है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर पर्वत तो सिर्फ दो ही है, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा। और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 6 संरचनाएं बनी हुई है। हो सकता है कई लोगों को पता भी होगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्लियर कर लेते हैं इन चीज़ों को भी। ठीक है, तो ये दो माउंटेन है यहाँ पे। ऊपर वाला विंध्याचल है और ये दक्षिण वाला क्या है? सतपुड़ा है। सतपुड़ा। अगर हम यहाँ पर देख, अच्छा कहने का मतलब ये भी समझ लीजिएगा आप लोग कि अगर माउंटेन मैंने ये बनाया इस प्रकार से, तो ऐसा नहीं कि बस इसी रेंज में है। भाई पर्वत है, फैले हुए हैं। पर्वत कैसे होते हैं? फैले हुए होते हैं कई किलोमीटर्स में। ठीक है ना, तो इनका भी विस्तार होगा तरीके से। इसका विस्तार भी काफ़ी ऊपर तक रहेगा, अनूपपुर तक। ठीक, एक रिवर आएगी दोस्तों ऐसे, एक रिवर जाएगी इस प्रकार से और एक रिवर आएगी यहां से। इस कंडीशन में अब नदी है
तो पानी तो बनता है भाई, बिना पानी के नदी बहाओगे तो नदी सिर्फ एक अस्तित्व नाम, एक नदी का नाम सिर्फ एक नाम मात्र रह जाएगा कि हाँ अस्तित्व में कभी कोई रिवर हुआ करती थी, इसलिए पानी बना दिया करो। और फिर नर्मदा नदी तो एक जीवित नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, राजकीय नदी। और ये ताप्ती नदी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पड़ा पर्वत रहे हो, बना नदियाँ रहे हो। अरे भाई बताता हूँ कंडीशंस क्या क्या होगी, इतनी जल्दबाजी नहीं करना, पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। शांतिपूर्वक पढ़ो, बहुत आनंद मिलेगा पढ़ने में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मालवा का पठार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस साइड में मैं लिख देता हूँ नीचे नदियों के नाम लिख देता हूँ। ये रिवर कौन सी है, ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में नर्मदा, ताप्ती। इन श्रेणियों के नाम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इस श्रेणी का नाम है विंध्य श्रेणी, इसका नाम है विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, और ये है कैमूर श्रेणी। ये कौन सी है, कैमूर श्रेणी, ठीक है। यहां पर यदि देखेंगे इसे हम लोग कहते हैं राजपीपला, राजपीपला, महादेव, और इसे हम लोग कहते हैं मेकाल श्रेणी, मेकाल श्रेणी, ठीक है भाई। ये तो चलो श्रेणियों के नाम लिख दिए हैं, नदियों के नाम हो गया, पठार हो गया। इसके अलावा और कुछ है क्या, बिल्कुल है। देखो यहाँ पे ये विंध्याचल की 3 श्रेणियां, अभी मैं सिर्फ आपको समझा ही रहा हूँ, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना। हमें ये पता है कि मध्य प्रदेश में 2 माउंटेन हमें पढ़ना है या 2 पर्वत पढ़ना है, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश में हमें 2 पर्वत पढ़ना है, 2 पर्वत हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ श्रेणियों में डिवाइड है। विंध्याचल भी 3 श्रेणियों में डिवाइड है और सतपुड़ा भी 3 श्रेणियों में डिवाइड है। सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा नदी है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है, विंध्याचल के उत्तर में मालवा का पठार है और विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है। चलो ये तो बातें हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस साइड में यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इस साइड में क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है। अरे भाई इस साइड में क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है ना। और यदि इस साइड और देखेंगे तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, यानी कैमूर पहाड़ी के पूर्व में, ये कैमूर पहाड़ी है ना, ये कैमूर श्रेणी है, इसके पूर्व में जाएंगे तो छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ पे, झारखंड में, ठीक। चलिए श्रेणियां हो गई है, इसकी चोटियों की भी हम लोग बात करेंगे। तो राजपीपला की एक चोटी आपको पढ़नी पड़ेगी। महादेव पर हम लोग 3 चोटियां पढ़ेंगे, कितनी, 3। महादेव पर हम लोग 3 चोटियां पढ़ेंगे और मेकाल पर 1 चोटी पढ़ेंगे और भांडेर पर 1 चोटी देखेंगे। तो ये कंडीशंस हमें देखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश के पर्वत, और पर्वतों के अंतर्गत हमने एक मैप बनाया, उस मैप में पर्वतों को शो किया। ग्रीन कलर में पर्वत है, ऊपर वाले का नाम है विंध्याचल और दक्षिण वाले का नाम जो ग्रीन कलर में पर्वत है इसका नाम क्या है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत और ये विंध्याचल पर्वत, दोनों 3-3 पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड करके रखे हुए हैं और इनके उत्तर दक्षिण में जो संरचना है वो भी हमें यहाँ पर शो कर दी गई है। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ूँ, चलिए
अब आगे देखना, सबसे पहले यदि मैं बात करूं किसकी, विंध्याचल की, किसकी बात करूंगा, विंध्याचल की। अब पढ़ना किस प्रकार से है वो देख लो भाई। मैंने यहां पे लिख दिया आगे विंध्याचल, क्या लिखा, विंध्याचल पर्वत, लिख दूं यहां पे, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, और मैंने इसको कर दिया ब्रैकेट में या बॉक्स में पैक। अब विंध्याचल के बारे में हमें क्या क्या जानकारी होना ज़रूरी है, तो पहले वो समझ लो भाई। विंध्याचल के बारे में हमें ये पता होना ज़रूरी है, एक तो इसका विस्तार बताओ, क्या बताना दोस्तों, इसका विस्तार बताओ। तो विस्तार में कहाँ से कहाँ तक, चलो वो भी देख लो। गुजरात से स्टार्ट हुआ है और ये कंटिन्यू जाएगा कहाँ पे, बिहार में। बिहार में कहाँ पे, बिहार में दोस्तों ये जाएगा सासाराम तक, यानी गुजरात से शुरू हुआ और बिहार तक जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, समझ लो किस प्रकार जाएगा। चलो वो देख लेते हैं। विस्तार में क्या लिख रहा हूं मैं कि विंध्याचल पर्वत यानी कि इसका विस्तार या इस पर्वत का विस्तार, इस पर्वत का विस्तार, इस पर्वत का विस्तार, शॉर्ट में लिखा मैंने यहां पे ना, गुजरात के जोबट। अब आप सोचोगे सर जोबट, बिल्कुल गुजरात में भी है, ठीक है। इस पर्वत का विस्तार गुजरात के जोबट से बिहार के सासाराम तक है, बिहार के सासाराम तक है, सासाराम तक है, मतलब यहां तक ये विस्तार है इसका। मतलब बात क्या हो जाएगी भाई, कितने राज्य, कितने राज्य, 5 राज्यों में, 5 राज्यों में विस्तारित। और 5 राज्य कौन कौन से, तो आप बोलोगे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में झारखंड और बिहार, इतने राज्यों में विस्तारित हैं। चलो विस्तारित भी देख लिया, तो आगे क्या लिखेंगे। अब विस्तार हम लोगों ने देख लिया, तो आगे ये आता है कि इसका निर्माण, इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है, अवसादी चट्टानों से हुआ है। अब अवसादी चट्टानों का मतलब ये होता है कि जलोढ़ों के द्वारा जो परतें बनती है उनके माध्यम से हुआ है। अगर अवसादी चट्टानों से हुआ है तो इसमें क्या लिखा मैंने, इसमें लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा, इत्यादि खनिज पाए जाते हैं, इत्यादि खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई 1200 किलोमीटर। चलिए औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 600 मीटर। और बताओ भाई, औसत ऊंचाई 600 मीटर हो गई, कुल लंबाई 1200 किलोमीटर हो गई। इसके अलावा और क्या लिखेंगे, और ये लिखेंगे विंध्याचल के बारे में कि इस पर्वत के उत्तर में, इस पर्वत के उत्तर में, इस पर्वत के उत्तर में मालवा का पठार, मालवा का पठार। दक्षिण में, दक्षिण में
नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी। पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ या अरावली। अब वो डिपेंड कर रहा है कि उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, ठीक है। लेकिन आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना ज़रूरी है। आगे बढ़ो यहाँ से। देखो कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए अरावली के बारे में। कितने पॉइंट हो गए, 7। 8वें पॉइंट की ओर यदि हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, इस पर्वत के बारे में लिख दूँ, ठीक है। देखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी। अब चोटी कौन सी है वो भी देख लो। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर, या इसी को हम लोग कहते हैं गुडविल। सद्भावना शिखर या गुडविल, ठीक है, गुडविल। 752 मीटर ऊंचाई। 752 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। भांडेर श्रेणी के अंतर्गत, भांडेर श्रेणी के अंतर्गत जिला दमोह। तो भाई ये बातें आपको पता होना जरूरी है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, जिसको हम लोग गुडविल भी कहते हैं। इसी को हम लोग कालू नर या कालू मार भी कहते हैं। ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर। जिला कौन सा है, दमोह जिला है। तो यहाँ तक का सारा मैटर आपका क्लियर होना ज़रूरी है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, इतना तो हम लोगों ने लिख दिया है। भाई क्या क्या लिख दिया आपने, 1 से 7 तक तो आपने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देख लिया विंध्याचल के बारे में, और बाकी हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी चोटी भी देख ली है। आगे और क्या लिख सकते हो वो भी देख लो। वो देख, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है इस पर्वत के बारे में कि यह पर्वत संपूर्ण भारत को दो भागों में विभाजित करता है। भाई यह पर्वत संपूर्ण भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से 2 भाग, उत्तर भारत दक्षिण भारत। और अगले पॉइंट में लिखेंगे कि यह पर्वत उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत, उत्तर भारत की नदियों और, ऐसा लिखो, और क्या लिखना है, उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, पहले तो जो 9 नंबर पे पॉइंट है ना उस चीज को समझ लो कि यह पर्वत संपूर्ण भारत को 2 भागों में कैसे विभाजित करता है। चलिए
देख लो एक बार, ये हमारा भारत है, ये क्या है, भारत है। ठीक है, अगर विंध्याचल इसकी बात करेंगे, विंध्याचल पर्वत की, तो ये इस प्रकार से फैला हुआ है। मतलब ये हो गया कि इस पर्वत ने इस भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया, ये उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत। ठीक है ना। इसके अलावा उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक है। मतलब ये हुआ कि जितनी भी रिवर यहाँ से जाती है तो ये इधर बह जाती है, और यहाँ से भी आएगी, इधर बह जाएगी। मतलब ये होता कि यदि विंध्याचल नहीं होता तो दक्षिण भारत की नदियाँ सीधी उत्तर की ओर प्रवेश कर जाती, या उत्तर भारत की नदियाँ सीधी कहाँ आ जाती, दक्षिण की ओर प्रवेश कर जाती। ठीक है ना। तो इन दो रिवर्स के बीच में ये क्या है, एक जल विभाजक है। तो दोनों पॉइंट्स आपको कवर्ड यहाँ पर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। एक बार आप इनको देख लीजिएगा कि विंध्याचल के बारे में आपने कितने पॉइंट यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, यह पर्वत उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, सिर्फ विंध्याचल के बारे में, सिर्फ विंध्याचल के बारे में। अभी हमने उसकी श्रेणियों के बारे में नहीं पढ़ा है, तो वो भी चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा कि यह पर्वत मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग कौन कौन से वो भी देख लो, ए बी सी। एक है विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। तो तीनों श्रेणियां हमारे पास में हैं, यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब 3 श्रेणियां हमें मिल गई हैं तो अब हमें तीनों श्रेणियों को एक एक करके पढ़ना है। आपने क्या सोचा कि सर हमें तो बस ये पता है कि मध्य प्रदेश में पर्वतों के अंतर्गत सिर्फ 2 पर्वत हैं, एक विंध्याचल है और एक सतपुड़ा है। लेकिन अभी कितना कंटेंट हमारे पास में आ चुका है। तो ये होता है रियल में किसी भी एग्ज़ाम के लिए ईमानदारी से तैयारी करना। ठीक है। और यहाँ पे BACS इंदौर संस्था, कहाँ, BACS इंदौर, नौलखा चितावत में SR पेट्रोल पंप के सामने। इस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश जियोग्राफी के हर एक टॉपिक यानी कि शुरू से लेके एंड तक टोटली कंसेप्शनल तरीके से पढ़ाया जाएगा। MP के अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, ये सभी मैं पढ़ाऊंगा और टोटली कंसेप्शनल तरीके से। चाहो तो आप लोग हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो डले हुए हैं उन्हें देखकर भी आप ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि वाकई में किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, बुक्स पढ़ने से, रट्टे मारने से आपका सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे और बिना कंसेप्ट से आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने में असमर्थ रहोगे। ठीक है, समझदार हो, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 पर यह पर्वत मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है, विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कौन सी है, कैमूर श्रेणी। आगे बढ़े। ठीक है, अब बात आती है विंध्य श्रेणी की। किसकी बात करेंगे हम लोग, एक बार मैप में देख लो भाई। विंध्य श्रेणी की हम लोग बात करेंगे इसकी, ठीक है ना, विंध्य श्रेणी की। तो मैंने यहां पर दोस्तों लिख दिया विंध्य श्रेणी बड़े बड़े अक्षरों में।
मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, विंध्य श्रेणी, ठीक है। और विंध्य श्रेणी में सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यह सबसे पश्चिमी श्रेणी है। तो आप लोग एग्री हो कि नहीं हो ये बता दो भाई। लिखा क्या है कि यह सबसे पश्चिमी श्रेणी है विंध्याचल की। यह सबसे पश्चिमी श्रेणी है किसकी, विंध्याचल की। तो विंध्याचल की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, कोई डाउट नहीं है, हमें पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसी में, मांडू पहाड़ी, मांडू पहाड़ी, मांडू पहाड़ी, और क्या लिखूं, मांडू पहाड़ी। इसके अलावा असरफी की पहाड़ी, ये दोनों भी इसी के अंतर्गत आएगी, लेकिन आएगी कहाँ पे, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि ये दोनों कहाँ पर हैं, धार में, ठीक है। और इसके अलावा वाचू पॉइंट, इसके अलावा जाना पाओ, जाना पाओ पहाड़ी, और काकड़ी बड़ी पहाड़ी। और ये भी सब कहाँ जाएंगे, तो ये सब तीनों चले जाएंगे इंदौर में, इंदौर में, ठीक है। ये कहाँ चले जाएंगे, इंदौर में। नदियों के उद्गम की यदि बात करेंगे, चंबल रिवर आपकी मिल जाएगी, शिप्रा रिवर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये विंध्य श्रेणी में आपको दोस्तों ये बातें बेसिकली पता होना ज़रूरी है। ये बातें आपको विंध्य श्रेणी में पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप नदियाँ भी लिख सकते हो, जलप्रपात लिख सकते हो, जो कि विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। विंध्य श्रेणी के बाद में जब हम लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे, इसके अलावा यदि इसमें और देखें, यदि हम लोग इसमें और देखें तो सलकनपुर पर्वत, सलकनपुर पर्वत, और ये कहाँ पर है, तो यदि आपको पता होगा ज़िले का नाम तो लिख देना वहाँ पे सीहोर। क्या लिखा मैंने, सीहोर, सलकनपुर पर्वत। इसके अलावा इधर लिख देता हूँ, इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं, और ये कहाँ पर हैं, रायसेन। और इसी में लिख देते हैं हम लोग भोपाल शहर, भोपाल शहर। लेकिन भोपाल शहर के बारे में एक विशेषता है कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और 5 पहाड़ियों के नाम, तो एक चीज़ याद रखना, स्नेक। हालांकि मैं कभी ट्रिक बताता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ स्नेक, क्योंकि याद करने में आसानी आपको हो जाएगी। स्नेक में S फॉर श्यामला, S फॉर श्यामला हिल्स, N फॉर न्योरी हिल्स, श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स। A फॉर अरेरा हिल्स, A फॉर अरेरा हिल्स। K फॉर कटारा हिल्स, और E फॉर ईदगाह हिल्स, ईदगाह हिल्स।
तो ये होता है हमारे पास में विंध्य श्रेणी के अंतर्गत। आपको इतना तो कम से कम पता होना ज़रूरी है। यदि आप मेंस देते हो, जब वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपको ये जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। तो ये बात किसकी होती है? विंध्य श्रेणी की। यदि हम लोग आगे देखेंगे तो हमारे पास में आती है भांडेर श्रेणी। भांडेर श्रेणी। और भांडेर श्रेणी में आपको एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जिसका नाम है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, गुडविल, कालूनर, कालूमार, सब एक ही है। ठीक है? ऊंचाई सद्भावना शिखर, गुडविल, कालूनर या कालूमार है भी लिखना पड़ेगा, है। और ऊंचाई 752 मीटर। भांडेर श्रेणी, जिसको मध्य श्रेणी भी कहेंगे हम लोग। और दमोह जिला कौन सा हो जाएगा? दमोह जिला। तो ये बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी पड़ेगी। किसके अंतर्गत? भांडेर श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है? यहाँ तक आगे बढ़ूं। जब आगे बढ़ूंगा यहाँ से, तो आगे हमारे पास में आती एक और श्रेणी, जिसका नाम है कैमूर श्रेणी। देखो अभी विंध्याचल ये चल रहा हम लोगों का। ठीक है? और विंध्याचल में तीसरी कौन सी है? कैमूर श्रेणी। यदि कैमूर श्रेणी की हम लोग बेसिकली बात करेंगे, तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये बता दो कि ये श्रेणी कौन सी है, पश्चिमी है, मध्य है या पूर्वी है। तो क्या लिखेंगे कि विंध्याचल की सबसे पूर्वी श्रेणी, विंध्याचल की सबसे पूर्वी श्रेणी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा? एक तो विंध्याचल की सबसे पूर्वी श्रेणी है। इसके अलावा देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यह यमुना और सोन के मध्य यह यमुना और सोन के मध्य क्या है? जल विभाजक है। भाई कैसे जल विभाजक है, इस चीज़ को एक बार हमें देख लेना चाहिए। कैसे? यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक है, तो कैसे देखना। कैसे? इस साइड में आती है गंगा रिवर, ठीक है, और इस साइड में है यमुना रिवर, और सोन रिवर की बात करेंगे तो ऐसे बहती है और गंगा में जाके मिलती है। ऐसे। और आपने ये भी लिखा हुआ है, मैं नदियों के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रिवर कौन सी है? सोन नदी।
और ये रिवर यमुना नदी, और ये गंगा नदी। ठीक है भाई, ये कंडीशन होती है हमारे पास में। आपने क्या लिखा कि ये जो कैमूर पहाड़ी है या कैमूर श्रेणी है, ये सोन और यमुना के मध्य जल विभाजक है। क्योंकि आपने ये भी लिखा है कि जो विंध्याचल पर्वत है वो गुजरात के जोबट से कहाँ तक जाता है भाई, गुजरात के जोबट से कहाँ तक जाता है, बिहार के सासाराम तक। सोन नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, गंगा नदी में, गंगा नदी में। और गंगा नदी में कहाँ पे, पटना, पटना में कहाँ पे, दानापुर। और पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। तो सोन नदी बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में मिल जाती, किसमें, गंगा में। अगर ये कैमूर पहाड़ी कहाँ तक जाती है, बिहार तक। यदि ये कैमूर पहाड़ी बीच में नहीं होती तो सोन नदी इतना लंबा सफ़र तय नहीं करती और कहाँ चली जाती, यमुना में। तो कहने का मतलब कि कैमूर पहाड़ी या कैमूर श्रेणी सोन और यमुना के मध्य क्या है, जल विभाजक है, जल का विभाजन करती है। ये एक दूसरे को आपस में मिलने नहीं देती है। तो ये बातें भी आपको क्लियर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है भाई, हर एक पॉइंट का ना मतलब होता है, पॉइंट वहाँ पर लिखा हुआ है तो उसे हमें देखना है। जो रियलिटी है वही तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। अरे भाई, जो रियलिटी है वही तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यह यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा केन नदी का उद्गम, केन नदी का उद्गम इसी से होता है। केन नदी का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सतना का मां शारदा मंदिर, मां शारदा मंदिर जो त्रिकुटा पर्वत पर विद्यमान है, या जो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाता है। देखो, 3 श्रेणियां हैं हमारे पास में। हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लो। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले मध्य प्रदेश का पर्वत, जिसमें हम लोगों ने मैप बनाया और मध्य प्रदेश के पर्वतों को देखा। विंध्याचल पर्वत को हम लोगों ने देखा कि विंध्याचल पर्वत के बारे में क्या क्या हमें पढ़ने को मिला। तो ये विंध्याचल के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा। उसके बाद में विंध्याचल को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया, विंध्य, भांडेर और कैमूर। तो तीनों श्रेणियों को हम लोगों ने एक विंध्य, भांडेर और कैमूर के रूप में पढ़ लिया है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। भाई क्यों नहीं आएगा, जब हम लोगों ने पूरी चीज़ों को इस तरीके से कंसेप्शनल तरीके से आपके सामने रख दिया है तो बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत इजी है भाई, इसी प्रकार से आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। और अभी मध्य प्रदेश जियोग्राफी के अंतर्गत आप लोगों के सामने पर डे डेली क्वेश्चंस की सीरीज़ आएगी, जिसमें कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व किए जाएंगे मध्य प्रदेश जियोग्राफी के अंतर्गत। समझ लो, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के अंतर्गत जितना भी कंटेंट है उस पूरे कंटेंट को निचोड़ करके क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर शो होगा उस क्वेश्चन को कंसेप्शनल तरीके से हैंड मैपिंग के माध्यम से क्लियर भी करेंगे कि ये चीज़ है कहाँ पे। अगर जलप्रपात की बात होगी तो जलप्रपात आपको दिखाया जाएगा किस नदी पर है, किस जिले में है। बांध सेम कंडीशन होगी, शहर सेम बताया जाएगा कहाँ पर है, किस नदी के किनारे, सब बताया जाएगा। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़े। तो विंध्याचल हम लोगों ने देख लिया, अब आगे कौन सा है? सतपुड़ा। लिख दूं मैं यहां पे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की बात होगी, क्या लिखेंगे भाई? सतपुड़ा पर्वत में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो इसका विस्तार ही लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विस्तार लिखेंगे। तो इसका विस्तार की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां लिखना पड़ेगा कि इसका विस्तार, इसका विस्तार गुजरात से छत्तीसगढ़ तक है। विस्तार कितना है? गुजरात से छत्तीसगढ़। और कितने राज्यों में विस्तारित है वो भी देख लो। चार राज्यों में विस्तारित है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। लो बताओ और, ठीक है। लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, कुल लंबाई 1120 किलोमीटर। कुल लंबाई 1120 किलोमीटर। औसत ऊंचाई, और औसत ऊंचाई है 900 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के बेसाल्ट कालक्रम के अंतर्गत हुआ है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के, आग्नेय चट्टानों की लिखो। आग्नेय चट्टानों के ही लिखना पड़ेगा, के बेसाल्ट कालक्रम के परिणाम स्वरूप हुआ है। मतलब ये हुआ कि आग्नेय चट्टानें बेसाल्ट चट्टानों में परिवर्तित हुई और उनके विखंडन, उन चट्टानों के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है? सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। यह पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की बात कर रहा हूं, यह पर्वत सर्वाधिक खनिजों से समृद्ध है। विंध्याचल की तुलना में सतपुड़ा में सर्वाधिक खनिज है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, समझ रहे हो? आगे लिखेंगे, इसके उत्तर में, अब बताओ, देखो सतपुड़ा पर्वत की बात आई है और वो पूछ रहा है कि इसके उत्तर में क्या है। तो उत्तर में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा मैप में कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी, और दक्षिण में क्या है? ताप्ती नदी घाटी, और पूर्व में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का मैदान, और पश्चिम में अरावली पर्वत या गुजरात की पहाड़ियाँ। भाई कुछ भी पूछ सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी, दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी। उत्तर में हो गया, दक्षिण में हो गया, पूर्व में
पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान, पश्चिम में गुजरात की पहाड़ियाँ। तो ये बातें हमें पता होनी ज़रूरी है किसके अंतर्गत, अरावली के सतपुड़ा के अंतर्गत। कितने 7 पॉइंट हुए ना। चलो और देख लो भाई, और देख लो। 8वां, यह पर्वत नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य जल विभाजक है। समझ रहे हो कैसे जल विभाजक है? मतलब ये नर्मदा नदी के जल और ताप्ती नदी के जल को आपस में मिलने नहीं देता है। ये देख लो यहाँ पे, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के जल को आपस में मिलने नहीं देता है, और जब दो जलराशियों को कोई पर्वत अलग करता है तो वो एक जल विभाजक का कार्य करता है। क्या कहते हैं उसको? जल विभाजक। ठीक है, जल विभाजक। आगे लिखें नेक्स्ट पॉइंट, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बताओ। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचाई। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी इसके अलावा मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। इतने सारे नाम है इसके। है कहाँ पर? महादेव श्रेणी के अंतर्गत, महादेव श्रेणी के अंतर्गत जिला होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद। तो ये बातें आपको इतनी सारी पता होनी ज़रूरी है, लेकिन अभी यहाँ पर कंटेंट सफिशिएंट नहीं हुआ है। आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में एक पॉइंट और आएगा, और वो पॉइंट होगा कौन सा? 10 नंबर का। क्या होगा? इस पर्वत को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, या 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे वो भी देख लो। A, B, C। राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। राजपीपला श्रेणी में एक बात और हम लिख लेते हैं, पश्चिमी श्रेणी है, और महादेव मध्य श्रेणी है, और मैकाल पूर्वी श्रेणी है। भाई ये बातें हमें सब पता होना ज़रूरी है। ये राजपीपला, महादेव, मैकाल
यदि इन श्रेणियों की आपने बात की तो क्या लगा आपको? देखो यहाँ पे ये राजपीपला, सतपुड़ा की सबसे पश्चिमी श्रेणी, महादेव मध्य श्रेणी और मेकाल पूर्वी श्रेणी। यही तो आप लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती, ठीक। अब जब यहाँ तक हम लोग आ जाते हैं तो इसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं श्रेणियों के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने सतपुड़ा पर्वत के बारे में तो पढ़ लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिए। अब बात आती है उसकी श्रेणियों की, जिस प्रकार से हम लोगों ने विंध्याचल के बारे में पढ़ा। तो श्रेणियों की बात करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राजपीपला। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राजपीपला श्रेणी के बारे में। राजपीपला श्रेणी की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्या लिखेंगे? यह सबसे पश्चिमी श्रेणी है। भाई पहला पॉइंट क्या आ गया कि यह सबसे पश्चिमी श्रेणी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये लिखेंगे इसका विस्तार गुजरात से बुरहानपुर तक है। या बीच में आप वहाँ पर बुरहानपुर दर्रा आ जाएगा, वहाँ तक इसका विस्तार, ठीक है ना, राजपीपला का। और थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे इसकी चोटी चूलगिरी 1215 मीटर, चूलगिरी 1215 मीटर बड़वानी में है। बड़वानी में है, कहाँ पर है? बड़वानी में है। भाई राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी, जिस 1215 मीटर उसकी ऊंचाई है कहाँ पे? बड़वानी में। आगे बढ़ेंगे बड़वानी हिल्स, अखरानी हिल्स, और ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये दोनों बड़वानी में हैं। बड़वानी हिल्स, अखरानी हिल्स है कहाँ पे? बड़वानी में, ठीक है। देखो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ राजपीपला के बारे में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी श्रेणी राजपीपला। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर में क्या क्या मिलेगा हमें? कितने पॉइंट हो गए हमारे पास में? 5। 6 पर देखना, 6 पर बीजागढ़ हिल्स, ग्वालीगढ़, बीजागढ़, ग्वालीगढ़, असीरगढ़, असीरगढ़ का किला भी है, ठीक है ना। तो ये तीनों कहाँ पे जाएंगे? ये तीनों जाते हैं बुरहानपुर में। भाई ये तीनों कहाँ जाएंगे? बुरहानपुर में। आपसे कई बार एग्ज़ाम में एक सीक्वेंस पूछ रखता है कि इन पहाड़ियों का क्रम क्या होगा। भाई पहाड़ियों का क्रम क्या होगा? बड़वानी हिल्स,
अखरानी हिल्स, बीजागढ़, ग्वालीगढ़ और असीरगढ़। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो फिलहाल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है? फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा है राजपीपला के बारे में। किसके बारे में? राजपीपला के बारे में। आगे बढ़े। राजपीपला के बाद में जो अगली श्रेणी आती है उसको एक बार देख लो, महादेव श्रेणी है, जिसे हम लोग मध्य श्रेणी भी कहते हैं। तो मैंने सेकंड यहाँ पे लिखा है, इसको चाहो तो आप और अच्छे से सजा सकते हो। ठीक है, महादेव श्रेणी। अच्छा, हट गया। महादेव श्रेणी तो महादेव श्रेणी में हमें क्या क्या पता होना ज़रूरी है वो भी देख लो। महादेव श्रेणी की बात होगी तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार स्थिति बता देता हूँ। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? महादेव श्रेणी की। तो कहाँ पर है महादेव श्रेणी? ये रही, बीच में है। 3 चोटियाँ पढ़ेंगे हम लोग इसके अंतर्गत, ठीक है ना? चलिए, कितनी चोटियाँ पढ़ेंगे? 3 चोटियाँ। महादेव श्रेणी की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह मध्य श्रेणी है। सही बात है भाई, मध्य श्रेणी है। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे खंडवा से इसका विस्तार बुरहानपुर दर्रे से सिवनी तक है, ठीक है। और थर्ड में क्या लिखेंगे? थर्ड में हम लोग ये लिखने वाले हैं महादेव के अंतर्गत इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे, अच्छा इसकी क्यों लिखे? सतपुड़ा, सतपुड़ा मध्य भारत। चलो इसको और मैं अच्छे से डिफाइन कर देता हूं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ऊंचाई 1350 मीटर, जिला, जिला कौन सा है? होशंगाबाद। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, ऊंचाई जिला होशंगाबाद की श्रेणी के अंतर्गत है। तो हम पढ़ क्या रहे? महादेव श्रेणी। यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महादेव श्रेणी जो धूपगढ़ है, भाई क्या बोला मैंने कि जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही
साथ ही मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मध्य भारत क्या चीज़ है। तो यदि मैं आपको यहाँ पर 3 हेडिंग लिख के दे दूँ, कितनी हेडिंग, 3-4 हेडिंग लिख के दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझना इस चीज़ को, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या लिखोगे आप लोग यदि मैंने आपको यहाँ पर कुछ हेडिंग्स इस प्रकार से लिख के दे। देखो नॉलेज सीखना बहुत ज़रूरी, रटना मतलब कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब बताओ उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो भाई। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मालवा पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा, इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, समझ रहे हो, मध्य भारत का पठार। कितनी चोटियां हैं, बहुत सारी चोटियां। तो ये सब इस प्रकार से इस क्रम में आपको याद होना ज़रूरी है। तो यदि आपने इन चीज़ों को सही रूप में पढ़ा होगा, भाई इंडियन जियोग्राफी भी मैं ही पढ़ाऊँगा, वर्ल्ड जियोग्राफी भी मैं ही पढ़ाऊँगा और भौतिक भूगोल भी मैं ही पढ़ाऊँगा। तो ये चोटियाँ तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कौन सी है, धूपगढ़ आती है, समझ गए, ठीक है ना। बड़े आगे धूपगढ़ के अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो यहीं पर हमें मिलेगा दोस्तों चौरागढ़। चौरागढ़ 1326 मीटर। और यहीं पर हमें मिलेगा नंदीगढ़। और नंदीगढ़ कितना है, 1320 मीटर। यानी कि मध्य प्रदेश की पहली, दूसरी और तीसरी चोटियाँ आपके सामने हैं महादेव श्रेणी के अंतर्गत। कहाँ पे, होशंगाबाद में, ठीक है। लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो यहीं पर हमें कालीभीत पहाड़ी मिलेगी। कालीभीत पहाड़ी, ठीक है। और कालीभीत पहाड़ी के अलावा यहाँ पर हमें सबसे सुंदर चीज़ मिलेगी घूमने के लिए, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी को आप लोग जानते हो सतपुड़ा की रानी कहते हैं, सतपुड़ा की रानी। इसके अलावा एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, क्या है, एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन। तो ये चीज़ किसके बारे में हमें पता लगती है, महादेव श्रेणी के अंतर्गत, मतलब सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है।
यहाँ से जब हम आगे जाएंगे, अच्छा इन चोटियों की बात अगर मैं बताऊँ आपको, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है ना। केटू गार्डविन ऑस्टिन, कितनी इसकी ऊंचाई है? 8,611 मीटर। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? केटू की हम लोगों ने बात की थी, 8,611 मीटर। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,586 मीटर। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी वो केटू ही आएगा। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी। भाई अनायमुदी का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, अनायमुदी, ठीक है ना। 2695 मीटर इसकी हाइट है अनायमुदी की, 2695 मीटर। और अगर मैं पूछ लूँ कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वहाँ पर आएगा डोडा बेटा, 2637 मीटर उसकी हाइट आएगी, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? अनायमुदी आएगी। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी नहीं, बल्कि जिंदगढ़ा नाम की एक चोटी है वहाँ पे। कौन सी? जिंदगढ़ा, 1680 मीटर उसकी हाइट है। ये बात भी आप लोग दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना। चलिए, तो महादेव हो गया यहाँ पे, महादेव श्रेणी हो गई है, ठीक है। अगली कौन सी है? अगली श्रेणी हमारे पास में आती है, अगली श्रेणी कौन सी आएगी जल्दी से बता दो। राजपीपला हो गई, महादेव हो गई, अब बची कौन सी है? मेकाल। बची कौन सी है? मेकाल श्रेणी। चलो, मेकाल श्रेणी। मेकाल श्रेणी में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी देख लो भाई। मेरा मेन पर्पस पता है क्या है? मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ना रियलाइज हो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बारे में, बस इतना महसूस हो कि सही मायने में पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। भाई एग्जाम वन टाइम में कैसे निकलती है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। समय बहुत कीमती है मेरे दोस्त, समय बहुत कीमती है, समय को हमें गंवाना नहीं है, ठीक है। पढ़े मेकाल श्रेणी भाई, एक बार दिखा दूं, पहले देख लो, एक बार देख लो मेकाल श्रेणी को भी। ये रही मेकाल श्रेणी, सबसे पूर्वी श्रेणी है। इस पर एक चोटी है, अर्धचंद्राकार है, सर्वाधिक खनिज है, सर्वाधिक खनिज भी है इसमें। लॉन्जी हिल्स बालाघाट में आएगा। अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। किरार घाटी 7 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है। तो ये सब चीज़ें किस में आएगी? कैमूर मेकाल श्रेणी में, ठीक है। तो मेकाल श्रेणी की हम लोग बात कर रहे हैं। चलो क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि यह सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी है। सही बात है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी है। और क्या लिखेंगे? और ये लिखेंगे अर्धचंद्राकार संरचना बनाती है। बिल्कुल सही बात है, हम देख भी चुके हैं। विस्तार सिवनी से छत्तीसगढ़, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। विस्तार कहाँ पर है? सिवनी से छत्तीसगढ़। आगे बढ़े और जब आगे देखेंगे यहाँ से हम लोग, तो हमारे पास में पॉइंट ये आता है किरार घाटी। किरार घाटी जो 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जो 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
का विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। भाई क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, सिचुएशन यदि आप सही मायने में देखोगे, किरार घाटी वाला जो क्षेत्र है 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक विवादित क्षेत्र है। यानी कि छत्तीसगढ़ ये बोलता है, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ अगर ये 7 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र हटा दे तो हमारा क्षेत्र होता है 245 वर्ग किलोमीटर। तो ये कंडीशंस होती है। तो 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र क्या है, विवादित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और एमपी के मध्य में। चलिए आगे बढ़े। इसके अलावा अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में वो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। लॉन्जी हिल्स, लॉन्जी हिल्स कहाँ पर है, बालाघाट में है, वो भी मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, समझ रहे हो, 1048 मीटर, जिला अनूपपुर। तो ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा नर्मदा सोन, नर्मदा सोन, नर्मदा हो गया, सोन हो गया, जोहिला हो गया, ठीक है। नर्मदा सोन आदि नदियों का उद्गम यहीं से होता है। ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक खनिज इसी में आते हैं, यानी कि महादेव की तीनों सतपुड़ा की तीनों श्रेणियों में सबसे ज़्यादा जो खनिज है दोस्तों वो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि सतपुड़ा की तीनों श्रेणियों में, सतपुड़ा की तीनों श्रेणियों में सर्वाधिक खनिज इसी श्रेणी के अंतर्गत है। तो मैकाल के बारे में कम से कम इतनी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको एक बार में पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक रिवाइज करवा के बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्लाइडें बन चुकी हैं। मेरा बस मेन पर्पज़ ये दोस्तों कि पढ़ने का ना मतलब एक स्किल होता है, एक तरीका होता है, और वो तरीका आज आपने इस लेक्चर के माध्यम से देख लिया। सिर्फ ये लेक्चर नहीं बल्कि जितने भी लेक्चर है, चाहे वो एमपी के हो, इंडिया के हो, वर्ल्ड के हो या फिजिकल के हो, बस हर एक लेक्चर आपका इसी प्रकार से रहेगा। हर एक लेक्चर इसी प्रकार से रहेगा। पढ़ने में मज़ा है, सीखने को मिलता है, नॉलेज आपका बढ़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंसेप्शनल तरीके से, माइंड में एक इमेज बनेगी, पटाख से क्वेश्चन वहाँ पे सही करके आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्वतों की बात की थी हम लोगों ने, इस प्रकार से विंध्याचल का हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखा। विंध्याचल की तीनों श्रेणियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, विंध्य, बांडेर, कैमूर, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत देखा,
और सतपुड़ा की तीनों श्रेणियों में सबसे पहले हम लोगों ने राजपीपला पढ़ा, और राजपीपला के बाद में महादेव, और महादेव के बाद में मेकाल श्रेणी पढ़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक होता है क्लोज, यानी कि सतपुड़ा यानी कि मध्य प्रदेश के पर्वतों के अंतर्गत आपको इतना कंटेंट याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम लोग आपसे एक अगले लेक्चर में, लेकिन उसके पहले आपको बस एक काम करना है। यदि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।